कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 8वां पार्ट देख रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। ये जो प्रोग्राम है ये कमेंट पे आधारित प्रोग्राम है। इसमें जो भी कमेंट करके आप लोग मुझसे सवाल पूछे होते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 8वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के जो भी कमेंट आती हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता हूँ। तो ऐसे में आप लोगों से बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज़ देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपको हमेशा खुश रखे। सट्टा माफ़ कानून की जानकारी बहुत अच्छा देते हैं सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही लोगों की वजह से ऐसा हो पाया है। मुझे जो भी जानकारी मिली है, जो मैंने सीखा है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से सीखा है। आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, फिर मुझे नहीं पता होता है, मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आप लोगों से बताता हूँ। तो इस प्रकार से मेरी जानकारी और भी बढ़ती जाती है। तो जो कुछ भी आज मैं हूँ वो आप ही लोगों के योगदान से हूँ। तो इसमें आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब मैं अपना अगला कमेंट लेता हूँ। सर मेरा पड़ोसन मेरे मकान की तरफ से पानी जाने से लड़ाई करता है, क्या करूं बताओ सर। तो देखिए, अगर कुछ ऐसा है, आपका पानी कहीं से जाता है और ऐसे में आपका जो पड़ोसी है आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे में आप पुलिस में कंप्लेन इस बात की कीजिए। और जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जो भी अपराध वो कर रहा है, जैसे धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों की शिकायत आप पुलिस थाने में कीजिए। ज़रूर आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। पुलिस आके और उसको मना करेगी, नहीं मानेगी, तो ऐसे में पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर सकती है उसके विरुद्ध। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर आपसे बात कैसे हो सकती है। देखिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में जो मेरा वीडियोस होते हैं उनमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझसे, और फिर वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की जो फ़ीस है वो 200 रुपये मैंने रखी है। आप 200 रुपये पे करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक निश्चित समय बता दूंगा, और उस समय पे आपको मैं कॉल करूंगा। जो भी आपकी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझसे फ़ोन पे बात करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको वीडियो में दिखेगा, उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका कोई छोटा सवाल है तो ऐसे में आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से, जो मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब, उससे मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर कोर्ट के जरिए कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाया जा सकता है क्या। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये तो है, प्रोविज़न तो है कि कोर्ट निकलवा सकता है। इसके लिए 91 सीआरपीसी में आपको एप्लीकेशन देना होता है। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। कोर्ट में जब ये आप एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है। 100% यही चीज़ होता है कि आप कोर्ट में जब 91 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन देंगे कि कॉल डिटेल निकलवाया जाए, लोकेशन निकलवाया जाए विपक्षी पार्टी का, तो ऐसे में जो कोर्ट होगा आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसे में कोई और तरीका आप चुनिए, किसी अन्य तरीके से आप कॉल डिटेल और लोकेशन निकालने का प्रयास कीजिए। कोर्ट बाकी इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, प्रोविज़न है 91 सीआरपीसी के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और एक प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नमस्ते सर, मेरी पत्नी आज 3 ईयर से नहीं आ रही है। मैंने सेक्शन 9 का केस किया है, 2 डेट में प्रजेंट नहीं हुई। अब 8 फरवरी को डेट है और वो कोर्ट भी नहीं आ रही है, क्या करें सर। तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, 3 साल से अलग है, और ऐसे में आपने सेक्शन 9 किया है, वो उसमें भी नहीं आ रही है, तो सेक्शन 9 को आप जल्दी से जल्दी एक्स पार्टी ऑर्डर कराने का प्रयास कीजिए। जब आपको एक्स पार्टी डिक्री मिल जाती है उसके बाद सेक्शन 9 के आधार पर आप डिवोर्स का केस डालिए और अपनी पत्नी से आप डिवोर्स ले सकते हैं। ऐसे में आपको 2 आधार मिल जाएंगे। आपकी पत्नी 3 साल से अलग रह रही हैं, तो ऐसे में एक अभित्यजन
प्रोविजन यानी डिजर्शन भी आधार बनता है डिवोर्स का, साथ ही साथ सेक्शन 9 भी आधार बन जाएगा। तो ऐसे में इन दो ग्राउंड पे आप डिवोर्स का केस कर सकते हैं और अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर सभी पैसों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब देखिए ऐसा समय ही आ गया है, ऐसा बदलाव ही हो गया है, लोगों के मन में यही चीज़ आ गई है कि अधिक से अधिक पैसे के पीछे पड़े रहो, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें हमेशा ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, अपनों के साथ रहना चाहिए। कभी कभी हम पैसों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, जो सरासर गलत है। तो ऐसे में पैसों के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अपने अगर हमारे साथ है तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। लेकिन आजकल लोग पैसों के चक्कर में अपनों को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ पैसे की ही अहमियत रह गई है। लेकिन ये एकदम गलत हो रहा है और इसी वजह से देखिए कितने सारे नुकसान भी हमें झेलने पड़ रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनों का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर झूठा 498A कोर्ट कंप्लेंट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? अगर 2 स्टेट का मामला है तो जांच किस स्टेट की पुलिस करेगी? तो देखिए अगर 498A का केस आप पे हुआ है, ऐसे में आप उसमें एक्यूज़ हैं यानी अभियुक्त है, तो ऐसे में आप इस प्रकार का कोई मांग ही नहीं कर सकते हैं, कोर्ट से मांग ही आप नहीं कर सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि जब एक बार तलबी हो जाती है तो फिर ये समझिए कि चार्जशीट लग गई है। मान लीजिए चार्जशीट जब कोर्ट में लग जाती है, पुलिस लगा देती है, तो फिर कहाँ इन्वेस्टिगेशन किसी प्रकार का कोई होता है। तो ऐसे में जब आपकी तलबी हो जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अब चार्जशीट लग गई, तो बताइए चार्जशीट लगने के बाद कब उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है? कभी नहीं होता है। तो ऐसे में यही चीज़ आप समझिए कि जब आपका तलबी हो जाएगा कंप्लेंट केस में, तो उसमें किसी प्रकार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई उसमें उम्मीद ही नहीं बनती है, कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, आप एक्यूज़ होकर इस प्रकार का कोई मांग नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करा सकते हैं। जो भी होगा कोर्ट के अधीन ही होगा, उसका विचार और कोर्ट ही करेगा, कोर्ट ही एविडेंस लेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कराएगा और उसके बाद जजमेंट सुनाएगा। तो सारी चीज़ें कोर्ट में ही होंगी, मजिस्ट्रेट के सामने ही होंगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ 3 साल से मायके में है, मेरे ऊपर झूठे DB 125 और 498A किया है, मेरे पास सेक्शन 9 की एक्स पार्टी डिग्री है, तलाक का केस कर सकता हूं। देखिए अगर आपके पास सेक्शन 9 की एक्स पार्टी डिग्री है तो ऐसे में 125 CRPC DV और 498A तीनों केस में आपको इसका मदद मिलेगा। आप DV के केस में 125 CRPC में साबित कर सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। ऐसे में सबूत के तौर पे आपके पास सेक्शन 9 की भी डिग्री है और 498A केस में भी आप सिद्ध कर पाएंगे कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। आप उन्हें रखना भी चाहते हैं, केस भी किए हैं, केस में जीत भी गए हैं। तो ऐसे में तीनों केस में आपका बचाव होगा, आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ 498A केस में आपका बचाव होगा और आपका पक्ष भी मजबूत होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर पुलिस FIR होने के बाद अगर पैसे लूटने ब्रीड के लिए परेशान करे तो क्या करे? ऐसे में अगर पुलिस कुछ ऐसा कर रही है तो ऐसे में आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से कंप्लेन कीजिए। जैसे अगर पुलिस थाने में ऐसा हो रहा है तो आप SP ID DIG इन लोगों को कंप्लेन कीजिए, इससे आपको मदद मिलेगी। तो पुलिस आपको परेशान अगर कर रही है, पैसे आपसे मांग रही है, तो ऐसे में आप उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत कीजिए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो बना सकते हैं, पुलिस वाला जब आपसे पैसा मांग रहा हो तो धीरे से आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। पुलिस अगर गलती कर रही है, पैसे मांग रही है, तो ऐसे में आप वीडियो बना सकते हैं पुलिस का। तो धीरे से आप वीडियो भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी इसे डाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने स्टेट के जो पुलिस है उसे ट्विटर पे टैग करके और इस वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। फिर देखिए क्या कार्रवाई होती है, कैसे पुलिस वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो यही कुछ उपाय आप कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। चाइल्ड का मेंटेनेंस देना होगा क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। जो वाइफ होती है उसे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, इसका प्रोविज़न है। लेकिन अगर आपका बच्चा है तो ऐसे में आप उसे मेंटेनेंस देने से तो नहीं बच सकते हैं, बच्चे का तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर आपका एक पुत्र है तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक आपको उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आपकी एक पुत्री है तो ऐसे में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो बच्चे को तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर, मेरे भी जलने का मेडिकल नहीं हुआ था, बट मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। क्या इसे उनके कुछ टाइम के लिए जेल की सज़ा हो सकती है? मेरे हस्बैंड और सास ननद बहुत परेशान करती हैं, तरह तरह के प्रताड़ित करते हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड और सास ननद खुद को आईपीसी 498 ए डीवी और सेक्शन 12 से बचाने के लिए हिंदू लॉ की डी सेक्शन 9 लगाएं, तो मैं क्या बचाव करूं वापस नहीं जाने के लिए? तो इनके पूछने का मतलब यह है कि इनको जला दिया गया था और जलाने का इनके पास मेडिकल तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो है। इन्होंने 498 ए डीवी और जो भी मतलब केस होता है उन्होंने अपने सास ससुर ननद जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध किया है। और ऐसे में पूछ ये रही हैं कि अगर इनके जो हस्बैंड हैं वो सेक्शन 9 लगाते हैं तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? ये रहना नहीं चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो देखिए, अगर ऐसा है, आप रहना नहीं चाहती हैं, आपने अपने पति के विरुद्ध केस लगाया है, तो सेक्शन 9 में आप बताइए कि आप क्यों नहीं रहना चाहती हैं। उचित आधार बताइए, उचित सबूत दीजिए कि आपके साथ मारपीट होती है, आपको प्रताड़ित लोग वहाँ पे करते हैं। तो ऐसे में सेक्शन 9 की केस पति की खारिज कर दिया जाएगा, फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका बचाव होगा। तो सेक्शन 9 के केस में आप हाजिर होके वहाँ बताइए कि आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं। अगर आप केस में नहीं जाएंगी तो ऐसे में आपके विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगा। तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में जाके बताइए कि आप क्यों नहीं हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं। यही आपके लिए मेरा सुझाव है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, तलाक 13A को 6 साल हो चुके, चीफ क्रॉस चुका। पत्नी ने बयान में कोर्ट में झूठ बोला है, पति के साथ रह रही हूँ। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन डालने से तलाक पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, या 10/1/2022 को बहस के बाद। तो देखिए, ऐसा हो चुका है, आपका जो सेक्शन 13(1) यानी केस है डिवोर्स का, जो कंटेस्टेड पिटीशन आपने डिवोर्स के लिए लगाया है, उसमें इतनी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, क्रॉस एग्जामिनेशन तक हो चुका है, तो सारी चीज़ें तो अब समाप्त हो चुकी हैं। फाइनल आर्गूमेंट होगा और उसके बाद जजमेंट आ जाएगा। तो ऐसे में अब आप कुछ मत कीजिए, जजमेंट का वेट करिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। तो जजमेंट का वेट करिए, तो 1 से 2 महीने में आपका जो केस है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी आप कुछ मत करिए, जुडिशियल सेपरेशन मत लगाइए, कोई अन्य केस मत लगाइए, चुपचाप से अपना जो केस चल रहा है उसे चलाइए और जल्द से जल्द उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। कुछ मत करिए, सिर्फ आपको वेट करना है और जो केस चल रहा है उसी को भी लड़ना है, क्योंकि 1 से 2 महीने में केस फाइनल हो जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर मेरे माँ बाप मुझे और मेरी वाइफ को बेदखल कर दे और मैं कहीं दूर चला जाऊं तो क्या वाइफ फैमिली को फंसा सकती है? बेदखल के बाद प्लीज़ बताएं। और अभी तक उसने कोई केस नहीं किया, धमकी भी दे रही है। तो देखिए, आप जब बेदखल हो जाएंगे, तो मान लीजिए आज के डेट में आप बेदखल होते हैं और जो पत्नी कंप्लेन, उसके बाद आप चले जाते हैं। मान लीजिए आज के डेट में आप बेदखल हो गए, उसके बाद आज आप घर छोड़ के पत्नी को लेके कहीं दूर चले गए। ऐसे में जब आपकी पत्नी कंप्लेन करेंगी तो आज के पहले की वो डेट दिखाएंगी, आज के पहले की भी घटना को वो दिखाएंगी कि जब मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी तब उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसी प्रताड़ना की, मुझे इस प्रकार से परेशान किया। तो ऐसे में बेदखल होने से ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता और जो भी लोग हैं उन्हें बचा सकती हैं, पत्नी फिर भी उन्हें फंसा सकती है। बेदखल होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, पत्नी फिर भी आपको फंसा देंगी। पत्नी कह देंगी बेदखल हो जाने के बाद, अलग हो जाने के बाद भी, कि मुझे फ़ोन करके लोग परेशान करते थे। तो ऐसे में ये भी मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है, मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग साथ रह रहे हों वही लोग प्रताड़ित करें, दूर रह के भी 498A का मामला बनाया जा सकता है। तो बेदखली कोई उपाय नहीं है, बेदखली से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, एक बार वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ ने मैरिज से पहले भी जॉब करती थी, कंपनी का नाम पता है, अब उसके लिए एविडेंस कैसे ले सकता हूं? तो देखिए, एविडेंस के सिलसिले में कैसे ला सकते हैं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करके आप ला सकते हैं। रही बात, सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कंपनी का जब आपको नाम पता है तो ऐसे में कंपनी से आप लीगल तरीके में कोई ऐसा सबूत नहीं मांग सकते, ना कंपनी आपको देगी। ऐसे में आप कंपनी में जो कर्मचारी हैं उन्हीं में से
किसी को दोस्त बनाइए और साइड से किसी तरह से उसे अपने बातों में लेके या फिर किसी अन्य तरीके से एविडेंस जुटाने का प्रयास कीजिए। पत्नी की उपस्थिति पंजिका जो है या फिर उसे जो सैलरी मिलती थी या फिर कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो साइड से आप प्रयास कीजिए किसी भी प्रकार से कि आप एविडेंस कलेक्ट कर सके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर वाइफ ज्वेलरी लिस्ट में इनकरेक्ट आइटम लिखवा दे तो क्या करना होता है? वाइफ के साथ में क्या एविडेंस भी देने होंगे? इफ़ यस देन कौन सा एविडेंस? देखिए, इनके पूछने का मतलब है कि जो वाइफ है उसने झूठे और गलत अगर लिखवा दिया है आइटम अपने ज्वेलरी लिस्ट में तो क्या करना होता है? क्या वाइफ को इसके लिए एविडेंस भी देना पड़ेगा? तो देखिए, वाइफ ने लिखवाया होगा कि जो मेरा स्त्री धन है वो मेरे सास ससुर और पति ने हड़प लिया है, रख लिया है, अपने पास नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 लग जाती है। तो देखिए, जब ये आपराधिक मुकदमा होता है तो ऐसे में जो भी आपराधिक मुकदमा दर्ज कराता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, सबूत भार उसी के ऊपर होता है। तो ऐसे में पत्नी को ही ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी कि मेरा ये सामान इन लोगों ने रख लिया है। तो सारी चीज़ सिद्ध करने का भार पत्नी के ऊपर ही होता है। पत्नी को ही ये चीज़ सिद्ध करनी पड़ेगी कि मेरा ये सामान मेरे पति, सास, ससुर, ननद, जिन लोगों का भी नाम वो दे रही हो, वो रख लिया है। तो इस चीज़ को सिद्ध करने का भार पत्नी के ऊपर ही है। तो आप निश्चिंत रहिए, पत्नी अगर झूठ बोल रही है तो इन चीज़ों को वो कभी नहीं सिद्ध कर पाएगी। तो ऐसे में आपका बचाव हो जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 2 साल पुरानी कार डिटेल रिकॉर्ड कैसे ले सकते हैं? कोर्ट में अगर 91 की एप्लीकेशन दे दे तो मिल जाएगा। देखिए, 2 साल पुराना जो रिकॉर्ड होता है वैसे भी आप नहीं निकलवा सकते हैं। कंपनी इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दी होती है, आपको नहीं मिल पाएगा। और रही बात 91 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन होता है सूचना प्राप्त करने के लिए, अब देखिए, ये तो सिर्फ एक प्रोविज़न है। अगर इसे हम प्रैक्टिकल में देखें तो कोर्ट में जब भी इसे हम लगाते हैं कोर्ट इसे रिजेक्ट ही कर देता है। कोर्ट कहता है कि हम नहीं इस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे। तो देखिए, 91 सीआरपीसी का प्रोविज़न तो किया गया है लेकिन यूज करने पे कोर्ट उसे अलाउ नहीं करता है, कभी उसमें कुछ ऑर्डर नहीं करता है। तो यही थोड़ी बात है, यही थोड़ी दिक्कत है। प्रोविज़न तो है लेकिन कोर्ट यूज नहीं करना चाहता है इस चीज़ को। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हे सर, मेरी वाइफ मेरी शादी नवंबर 2020 में हुई थी और आने के साथ ही उसने कलेश करना शुरू कर दिया। फिर उसके पापा उसे बार बार अपने यहाँ ले जाते। देन होली पर गई 2021 में एंड लॉकडाउन के बाद 17 जून 2021 को मैं उसे ले आया एंड कलेश करके फिर 29 जुलाई 2021 को चली गई और मेरे पर 498A 125 और DB 12 कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सम्मन आ रहे हैं घर पर, बार बार कोई जा नहीं रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, अगर आपकी वाइफ ने इतने प्रकार का केस कर दिया है, 498 125 DV एक्ट लगा दिया है और ऐसे में आपको समन आ रहे हैं बार बार और आप में से कोई नहीं जाएगा तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जो DV एक्ट है इसमें भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, 125 में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 498A में चार्जशीट लग गया होगा तो इसमें भी वारंट निकल जाएगा। तो ऐसे में पुलिस आके जो भी लोग मिलेंगे जिनके भी विरुद्ध वारंट होगा उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो भागने से कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट में जाइए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात कहिए। अगर झूठा केस होगा, पत्नी गलत आरोप लगा रही होगी तो ऐसे में आप बरी हो जाएंगे। तो मुकदमे से डर के कभी नहीं भागना चाहिए। नोटिस आ रहा है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखिए, क्योंकि भागने से कोर्ट से आप कहीं नहीं जा सकते हैं। कोर्ट आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा या फिर आपके विरुद्ध कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर कर देगा जो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में कोर्ट से आप भागिए मत, कोर्ट जाइए और अपना पक्ष रखिए। नहीं जाएंगे तो आपके विरुद्ध ऑर्डर पे ऑर्डर होने लगेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर नमस्कार, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मानहानि का मुकदमा पुलिस थाने में किया जा सकता है? तो देखिए, आज मैं इसी पे वीडियो बनाया हूँ। आज वाली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इससे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और रही बात मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराने की है, जो मानहानि का मुकदमा है क्या उसे पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं? नहीं दर्ज करा सकते हैं। CRPC की धारा जो 199 है उसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे वो मानहानि के अंतर्गत जो मुकदमा होगा IPC की धारा 500 के अंतर्गत
अंतर्गत जो मुकदमा होगा उसका संज्ञान सिर्फ परिवाद के माध्यम से ही लेंगे, यानी कंप्लेंट केस से ही लेंगे। तो ऐसे में मानहानि का जो मुकदमा होगा वो कंप्लेंट केस से ही दर्ज कराया जा सकता है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा सवाल का जवाब आपने पहले नहीं दिया, तो जो भी आपका सवाल है एक बार फिर आप पूछिएगा। हो सकता है मैंने देखा नहीं हो, या फिर शायद जब आपका सवाल आया तो ये प्रोग्राम ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे में फिर से एक बार आप अपना सवाल पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। यदि गवाह और डॉक्यूमेंट ना हो तो परिवाद कैसे सफल हो पाएगा? तो देखिए, परिवाद के लिए तो आवश्यक है कि आपको गवाही देनी पड़ेगी या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तब तो दिक्कत है, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो सबूतों के आधार पर ही चलता है। बाकी अगर आपके साथ कोई संज्ञेय मामला हुआ है, अत्यधिक मारपीट हुआ है, गंभीर किस्म का आरोप हुआ है, अपराध हुआ है, तो ऐसे में आप इसके लिए 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है। जैसे मारपीट हुई है तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, यानी डॉक्टरी मुहैया लगाना पड़ता है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो तो सबूतों के आधार पर ही चलता है। जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं से तो आपको सबूत देने ही पड़ेंगे, तभी कोर्ट में कुछ कार्यवाही हो सकती है, कोर्ट से आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पर ही चलता है। और जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। इंट्री मेंटेनेंस 5,000 अलोक क्या है, हो गया है, कैसे कम करा सकते हैं बताइए सर। देखिए, इंट्री मेंटेनेंस अगर हो गया है तो जो अपीली न्यायालय है आपको उसमें अपील करना होगा, अपने तर्क को बताना होगा, आधार को बताना होगा कि किस कारण से आप कम कराना चाहते हैं, क्या आधार है आपके पास, क्या सबूत है। तो अपीली न्यायालय में अपील करिए। अब देखिए, अगर 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट ने आदेश किया है तो अपीली न्यायालय हाई कोर्ट होगा, यानी हाई कोर्ट में जाना होगा इन 5,000 रुपयों को कम कराने के लिए या बंद कराने के लिए। अगर डीवी केस में हुआ है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से हुआ है, तो आप सेशन कोर्ट में ही अपील कर देंगे। जिले में ही होता है आपका सेशन कोर्ट, तो वहीं आप अपील कर देंगे। तो अपील करिए, अगर ज़्यादा मेंटेनेंस हो गया है, आप उसे कम कराना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी इसके लिए आपको आधार और सबूत तो देने ही पड़ेंगे, तभी कम हो पाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर वाइफ डिवोर्स के लिए अप्लाई की है और साथी में खर्चा मांगती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पत्नी चाहती हैं कि डिवोर्स हो जाए, वो रहना ही नहीं चाहती हैं, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं। या तो आप डिवोर्स केस में जाइए ही मत, डिवोर्स केस को एक्स पार्टी हो जाने दीजिए, डिवोर्स हो जाने दीजिए, आप उसमें कोई विरोध ही ना करिए। और रही बात दूसरी, अगर मान लीजिए आपकी जो पत्नी है अलग से 125 सीआरपीसी का केस करके खर्चा मांग रही हैं, तो आपकी जो पत्नी है वो खुद नहीं रहना चाहती है, खुद उन्होंने डिवोर्स का केस कर दिया है, तो ऐसे में इस बात को आप बहुत आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि आपकी पत्नी तो खुद ही नहीं रहना चाहती हैं, खुद ही साथ वो नहीं रहना चाहती हैं, वो खुद डिवोर्स चाहती हैं। तो ऐसे में वो खर्चा क्यों मांग रही हैं? ऐसी पत्नी दो अकारण ही पति से अलग रहती है, बिना उचित कारण के ही अलग रहती है, वो खर्चा पाने की हकदार नहीं होती है। तो ऐसे में आप कोर्ट में साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, वो खुद आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो किस प्रकार से वो खर्चा पा सकती हैं, यही चीज आप न्यायालय में सिद्ध करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कौन सा केस करूं कि मुझे तलाक मिल जाए? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत डिवोर्स का प्रावधान किया गया है। इसमें डिवोर्स के लिए आधार बताए गए हैं, इसी के अंतर्गत आप केस कीजिए, आपको डिवोर्स मिलेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी पत्नी अपने मायके में रहती है 6-7 मंथ से और मुझे बहुत गलत बोलती है, मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, मैं क्या करूं बताओ जी। तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप अगर अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, अब भी आप यहाँ ऊपर तलाक की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का केस कीजिए, विवाह विच्छेद के लिए केस कीजिए और अपने आधार को बताइए, अपने सबूत को दीजिए और फिर अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लीजिए। तो इस डिवोर्स का केस जब भी आप करेंगे तो किसी एक आधार पे करिएगा, जैसे क्रूएल्टी के ग्राउंड जो आप बता रहे हैं कि पत्नी गलत बोलती है, आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें क्रूएल्टी के अंतर्गत आती हैं। तो पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स लेने के लिए आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत केस करिए और अपने सबूत दीजिए, जिससे आप क्रूएल्टी को साबित कर पाए अपनी पत्नी के, और फिर आपको डिवोर्स मिल सकता है। अपने अगले कमेंट को हम लेते हैं।
वेरी वेरी नाइस वीडियो एडवोकेट आद्या सर जी, थैंक्स अलॉट, वेलकम। ये सब जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो आप ही लोगों की वजह से बता पाता हूँ। देखिए यहाँ पे 125 सीआरपीसी यानी जो मेंटेनेंस का केस होता है उसका मैंने प्रोसेस बताया है कि एप्लीकेशन देने से जजमेंट आने तक कौन कौन सी प्रक्रिया चलती है, कैसे कैसे कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। उसी पे इन्होंने कमेंट किया है कि बहुत अच्छा वीडियो है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप ही लोगों के योगदान की वजह से बता पाता हूँ, आप ही लोगों की वजह से मैंने जाना है, सीखा है, तो आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो भी कमेंट आए थे अब तक आज तक मैंने उसका जवाब दे दिया है। बाकी ये जो कमेंट है इसका कल के वीडियो में ही मैं जवाब दे चुका हूँ। तो मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अब अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।